हाँ, भागना चाहता है। राघव की ठंडी हंसी उस आदमी के पीछे से गूंजी और इसके साथ ही एक तीव्र ऊर्जा का विस्फोट महसूस हुआ। मंझोले उम्र के व्यक्ति को अचानक ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। फिर उसने देखा एक परिचित बिना सिर वाला शरीर दरवाजे की ओर भाग रहा था, लेकिन दरवाजा पार करने से पहले ही जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या हो रहा है? उसी समय उस आदमी का सिर भी हवा से गिरकर जमीन पर आ गया। कश्यप परिवार के जितने भी लोग राघव को मारने आए थे, सबके सब यहीं मारे गए। राघव जमीन पर खून से लथपथ बैठ गया। वह बहुत थक चुका था। उसके शरीर की सारी स्पिरिट एनर्जी खत्म हो चुकी थी। उसी वक्त 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन टेक्निक की पहली परत अपने आप चलने लगी। सभी मृत शरीरों से नीली रोशनी के गोले निकलकर राघव के शरीर में समा गए और उसे फिर से ऊर्जा से भरने लगे। राघव को अचानक अपनी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती हुई महसूस हुई। पहले चरण का मध्य स्तर, पहले चरण का अंतिम स्तर, पहले चरण की सीमा धड़ाम, दूसरा चरण क्यूई कॉन्डेंसेशन क्षेत्र। मैंने ऐसे ही ब्रेक थ्रू कर लिया। राघव अचंभे में था। उसने ना कभी ऐसा सुना था, ना देखा था कि कोई इस तरह से लेवल अप कर जाए। ये हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन की शक्ति वाकई अद्भुत है। सिर्फ एक दिन पहले मैंने क्यूई कॉन्डेंसेशन क्षेत्र का पहला चरण पार किया था और अब एक दिन बाद ही मैं दूसरे चरण में पहुंच गया। लगता है आगे से कुछ बुरे लोगों को मारना ही सबसे आसान तरीका है ताकत बढ़ाने का। यह कश्यप परिवार लगता है। मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुमने मुझे इतने अच्छे उपहार भेजे, लेकिन चूंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो अब मेरे बदले के लिए तैयार रहो। आज मैं बच गया हूं, लेकिन एक दिन मैं जरूर लौटूंगा और तुम्हें वर्व सिवर मून सेक्ट को खत्म कर दूंगा। अगर किसी को मारना है तो खुद भी मरने के लिए तैयार रहो। अपनी शक्ति को स्थिर करते हुए राघव उठ खड़ा हुआ, स्नान किया, कपड़े बदले और सराय से बाहर निकल पड़ा। अब वह रिवरसाइड सिटी की ओर जा रहा था। अगले दिन की शाम को वह रिवरसाइड सिटी के द्वार पर पहुंचा। जैसे ही वो शहर के अंदर जाने वाला था, 2 बख्तरबंद सैनिकों ने उसे रोक लिया। अगर शहर के अंदर जाना है तो पहले 1000 सिल्वर कॉइन देने होंगे, एक गार्ड ने कहा, सिर्फ शहर में घुसने के लिए। 1000 सिल्वर? ये तो दिन दहाड़े लूट है। राघव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह हमारे सिटी लॉर्ड का बनाया हुआ नियम है। अगर अंदर जाना है तो पैसे दो, नहीं तो भाड़ में जाओ। दूसरे गार्ड ने नाक चढ़ाकर कहा। राघव ने और कुछ नहीं कहा, चुपचाप 1000 सिल्वर गार्ड को दिए और शहर के अंदर चला गया। रिवरसाइड सिटी में बहुत भीड़ थी। हर गली और सड़क पर लोग दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद उसे पता चला कि ये लोग इंपीरियल सिटी जाने के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग करने आए हैं। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को चलाने के लिए स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत होती थी, जिन्हें रॉयल फैमिली और 5 महान संप्रदाय 5 ग्रेट सेक्ट्स मिलकर प्रदान करते थे। इसीलिए लोगों को इस सर्कल को उपयोग करने के लिए 1000 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ते थे। यह टेलीपोर्टेशन सर्कल एक बार में 10 लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता था। अगर एक दिन में 100 लोग इसका इस्तेमाल करते तो वो सभी मिलकर 10 लाख गोल्ड कॉइन्स देते। यह रकम 100 लो ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के बराबर होती। यह वाकई में एक बहुत फायदेमंद व्यापार था। 5 महान संप्रदाय और रॉयल फैमिली हर दिन इससे भारी धन कमा रहे थे। राघव ने सिर हिलाया और एक लंबी सांस ली, फिर एक सराय की ओर बढ़ गया। कहिए जनाब, क्या कमरा चाहिए या खाना? सराय में घुसते ही एक सेवक ने मुस्कुराकर पूछा, मुझे 2 दिन के लिए एक कमरा चाहिए। राघव ने कहा, जनाब 2 दिन का किराया 20 सिल्वर कॉइन है। राघव ने हाथ उठाया और 20 सिल्वर कॉइन हवा में प्रकट कर दिए। उसने पैसे सेवक को दे दिए। पैसे मिलते ही सेवक ने रास्ता दिखाया और उसे एक साफ सुथरे कमरे में ले गया। कमरे में एक बड़ा बिस्तर, एक मेज और 2 कुर्सियां थीं। राघव एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे खाने के लिए कुछ ले आओ, उसने कहा। अभी लाता हूं जनाब, सेवक झुककर बोला और निकल गया। पूरा दिन और रात बिना खाए रहने के कारण वह काफी भूखा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव ने दरवाजा खोला तो सेवक खाना लेकर खड़ा था। धन्यवाद, यह तुम्हारे लिए है। राघव ने कुछ सिल्वर कॉइन उसे इनाम में दिए। इनाम पाकर वह सेवक बहुत खुश हो गया। क्या रिवरसाइड सिटी में कुछ नया हुआ है? हाल में कोई बड़ी बात तो नहीं, लेकिन सुना है कि एजो ड्रैगन माउंटेन रेंज में किसी प्राचीन विशेषज्ञ का खंडहर मिला है। कल सुबह शहर के लॉर्ड का बेटा वीरेंद्र एक समूह लेकर वहां जाएगा। ओ ठीक है, तुम जा सकते हो, राघव ने कहा तो सेवक मुस्कुराता हुआ चला गया। एक प्राचीन विशेषज्ञ का खंडहर।
हाँ, राघव मुस्कुराया। लगता है मैं सही समय पर रिवरसाइड सिटी आ गया हूं, लेकिन मैं वीरेंद्र के नेतृत्व में वहां नहीं जाऊंगा। मैं अकेला ही जाऊंगा। ऐसे समय में बहुत लोग होंगे जो अकेले जाकर खजाने ढूंढना चाहेंगे, और उस सिटी लॉर्ड का बेटा सबको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। राघव ने धीमे स्वर में कहा। खाना खाकर वह बिस्तर पर गया और आराम करने लगा। अगले दिन राघव सुबह उठ गया। स्नान करने के बाद जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, उसे अचानक एक बेहद महत्वपूर्ण बात याद आई। एक विचार के साथ राघव हेवनली पर्ल की दुनिया में प्रवेश कर गया। परिचित जेड मार्ग पर चलते हुए वह 9 स्टोरी पैगोडा तक पहुंचा और उसमें प्रवेश कर गया। एक झलक के साथ राघव 9 स्टोरी पैगोडा की पहली मंजिल पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वह जल्दी से ड्रैगन कढ़ाई के पास गया और उसका ढक्कन खोला। कढ़ाई के अंदर की जगह में 3 चमकदार रोशनी की गोलियां मौजूद थीं, जो अपनी अपनी सुरक्षा परतों से घिरी हुई थीं। हां, वह इस बार यहां प्राचीन पिल गॉड की यादों के साथ एकीकृत होने के लिए आया था। जब वह पहली बार 9 स्टोरी पैगोडा में आया था, तब उसे पता चला था कि यदि वह 3 प्राचीन देवताओं की यादों को अपने साथ जोड़ना चाहता है, तो उसके पास एक निश्चित शक्ति होनी चाहिए। प्राचीन पिल गॉड की यादों को तोड़ने के लिए उसे क्यूई कॉन्डेंसेशन क्षेत्र की शक्ति की जरूरत थी, और अन्य 2 प्राचीन देवताओं की यादों के लिए ओरिजिन कोर क्षेत्र और मार्शल किंग क्षेत्र की शक्ति आवश्यक थी। अब उसके पास क्यूई कॉन्डेंसेशन क्षेत्र के द्वितीय चरण की शक्ति है। यह प्राचीन पिल गॉड की यादों की बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। जब तीनों चमकती हुई रोशनी की गोलियां उसके सामने आईं, तो राघव ने सावधानीपूर्वक लाल रंग की रोशनी की गेंद को बाहर निकाला, जो एक परत से ढकी हुई थी। यह प्राचीन पिल गॉड की स्मृति थी। अन्य देवताओं की यादें भी अलग अलग रंगों की थीं। प्राचीन फॉर्मेशन गॉड की यादें नीले रंग की थीं, और हथियार निर्माण के प्राचीन देवता की यादें बैंगनी रंग की। राघव ने जब पिल गॉड की यादों को निकाला, तो पहले उसने कढ़ाई का ढक्कन बंद किया। फिर उसने एक ताकतवर मुक्का तकनीक से उस पर हमला किया। माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट क्रैक, एक टूटने की आवाज आई और सुरक्षा परत में एक दरार पड़ी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। लगातार दरारें आने लगीं, और फिर अचानक धड़ाम सुरक्षा परत टूट गई और लाल चमकती हुई रोशनी की गेंद बाहर उड़ गई। राघव उसे पकड़ने ही वाला था कि वह गेंद अपने आप उसके माथे के बीचों बीच समा गई। वह पूरे पैगोडा की पहली मंजिल पर एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। इतना दर्द! राघव दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर जोर से कराहने लगा। एक के बाद एक नई जानकारी और ज्ञान जबरदस्ती उसके दिमाग में ठूंसी जा रही थी। वह दर्द से तड़प रहा था। आखिरकार वह दर्द इतना अधिक हो गया कि वह बेहोश हो गया। कितना समय बीता, यह कोई नहीं जानता। जब राघव को होश आया, तो उसे फिर से सिर में हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन अब वह दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ देर बाद जब दर्द पूरी तरह चला गया, उसने चैन की लंबी सांस ली। आखिरकार दर्द खत्म हुआ। लगता है इस तरह के दर्द को मुझे 2 बार और सहना पड़ेगा। राघव कांप रहा था, उस पीड़ा को याद करके जो उसने अभी अभी सहन की थी। इतनी मजबूत इच्छा शक्ति के बावजूद वह होश खो बैठा था। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संयमित किया और उन यादों को देखने लगा जो उसे प्राप्त हुई थी। इतना सारा ज्ञान! राघव दंग रह गया। इन यादों में केवल दवाएं बनाने की विधियां ही नहीं थीं, बल्कि हर तरह की औषधीय जड़ी बूटियां, फल और फूलों की जानकारी भी थी। अगर बस इतना ही होता तब भी ठीक था, लेकिन उसमें प्राचीन पिल गॉड का संपूर्ण अनुभव भी शामिल था। वह पिल गॉड वास्तव में अतीत का कोई महान व्यक्ति रहा होगा। इतनी गहराई से भरी जानकारी और अनुभव उसने कभी नहीं देखे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब सिर्फ 1/3 यादें थीं। बाकी 2/3 यादें अभी भी उसके दिमाग में बंद थीं। उसने कई बार कोशिश की उन्हें देखने की, लेकिन हर बार उसे केवल तेज दर्द महसूस हुआ। थोड़ी देर कोशिश के बाद उसे समझ आ गया कि उसमें अब भी इतनी ताकत नहीं है। वह अब भी उन यादों को प्राप्त करने के योग्य नहीं है। अगर वह उन यादों को देखना चाहता है, तो उसे और अधिक ताकत हासिल करनी होगी। पर किस स्तर की ताकत चाहिए, यह उसे खुद भी नहीं पता। जिन यादों को वह देख पाया, उनमें उसने ये भी जाना कि मार्शल एम्परर क्षेत्र के बाद भी और क्षेत्र होते हैं। अब तक वह समझता था कि मार्शल एम्परर क्षेत्र के एक्सपर्ट ही सबसे ताकतवर होते हैं, लेकिन अब उसे पता चला कि उसके बाद मार्शल एंसेस्टर
और फिर मार्शल सेंट आता है। और ये तो सिर्फ एक तिहाई ज्ञान है। सोचने लगा कि यदि मार्शल सेंट क्षेत्र के ऊपर भी कोई क्षेत्र हो तो वो कैसे होंगे, वे कौन से योद्धा होंगे, उनकी शक्ति कैसी होगी। राघव ने यहीं अपनी कल्पना को रोक दिया। वह अब और नहीं सोचना चाहता था, लेकिन ये बात अच्छे से ली थी। लेकिन उसने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली थी। मैं अभी भी कुएं के अंदर बैठा हुआ एक मेंढक हूं जो केवल ऊपर आसमान को देख सकता है। इस विशाल दुनिया में मैं अब भी एक कीड़ा मकोड़ा हूं। राघव प्राचीन पेल गॉड की यादों से प्राप्त जानकारी को देखकर अचंभित रह गया। अब उसकी सबसे पहली इच्छा थी एक अग्नि की तलाश करना। अग्नि एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होती है जो दवाइयां बनाने में सहायता करती है। जितनी अच्छी अग्नि होगी उतनी ही उच्च गुणवत्ता की दवाइयां बनाई जा सकती हैं। इस दुनिया में अग्नियों के कई प्रकार होते हैं। कुछ जन्मजात अग्नियां, कुछ मार्शल स्किल्स द्वारा निर्मित, कुछ मैजिकल बीस्ट्स से प्राप्त अग्नियां और कुछ प्राकृतिक अग्नियां होती हैं। जन्मजात अग्नियां, ये वे अग्नियां होती हैं जो किसी योद्धा के साथ जन्म लेती हैं। इस दुनिया में अनेक तत्व होते हैं जिनमें से 5 सामान्य तत्व हैं: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और धातु। कई मार्शल कलाकार इन तत्वों के साथ जन्म लेते हैं और शक्तिशाली संगठन उन्हें विशेष प्रशिक्षण देते हैं जिनके अंदर जन्म से अग्नि तत्व होता है। वे बिना किसी तकनीक के भी आग को नियंत्रित कर सकते हैं और यदि वे किसी अग्नि तत्वीय मार्शल स्किल का अभ्यास करें तो वे उस तकनीक की पूरी ताकत को उजागर कर सकते हैं। प्राकृतिक अग्नियां यह एक विशेष प्रकार की अग्नि होती है जिसे इस संसार की सबसे शक्तिशाली अग्नि माना जाता है। फायर सोल नाम से प्रसिद्ध ये अग्नियां प्रकृति से उत्पन्न होती हैं और इनमें स्वयं की चेतना होती है। जितनी शक्तिशाली फायर सोल होगी उसकी चेतना उतनी ही मजबूत होगी। ये अग्नियां अपनी इच्छा से तय करती हैं कि वे किसके साथ एकीकृत होंगी। इनके साथ एक होना अत्यंत पीड़ादायक होता है, लेकिन एक बार एकीकृत हो जाने पर शरीर अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। यह अग्नि न केवल अग्नि तत्वीय मार्शल कलाकारों की शक्ति बढ़ाती है बल्कि किसी भी अग्नि तकनीक में सहायक बनती है। फायर सोल्स की श्रेणियां एक येलो, ग्रेड फायर सोल रंग लाल 2 प्रोफाउंड, ग्रेड फायर सोल रंग नीला 3, अर्थ ग्रेड फायर सोल रंग बैंगनी 4, स्काई ग्रेड फायर सोल रंग सुनहरा। इनमें से येलो ग्रेड भी अत्यंत दुर्लभ है। बाकियों की तो बात ही क्या, यहां तक कि एक लाल रंग की रेड फायर सोल की कीमत 10 मिलियन गोल्ड कॉइन से अधिक हो सकती है। बीस्ट फ्लेम्स भी बहुत मूल्यवान मानी जाती हैं, लेकिन फायर सोल्स उनसे भी कहीं अधिक कीमती होती हैं। राघव का निर्णय पक्का था, मुझे एक फायर सोल प्राप्त करनी ही है, चाहे वो लाल रंग की ही क्यों ना हो। अगर नहीं तो कम से कम एक बीस्ट फ्लेम ही सही, लेकिन अब अग्नि को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई तो राघव 9 स्टोरी पैगोडा से बाहर आया और एक झलक में हेवनली पर्ल की दुनिया से निकलकर एक बार फिर अपने कमरे में बिस्तर पर प्रकट हुआ। इसके बाद वह अपने कमरे से बाहर निकला और खाने के लिए एक रेस्तरां की तलाश की। वह बैठा और खाना मंगवाया। जैसे ही वह खा रहा था, एक युवा पुरुष और एक लड़की रेस्तरां में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही रेस्तरां के सभी लोग उठ खड़े हुए और बोले, युवा नगर स्वामी, यह युवक था, रिवरसाइड सिटी के सिटी लॉर्ड का बेटा वीरेंद्र। सभी लोगों की अभिवादन देखकर उसने सिर हिलाया और एक वेटर को ढूंढा। वेटर, जल्दी हमें खिड़की के पास वाली साफ सुथरी मेज पर बैठाओ। मेरे साथ एक खास अतिथि है, सबसे अच्छा खाना लाओ जी। युवा नगर स्वामी पर वेटर थोड़ा घबराया हुआ दिखा। पर क्या? वीरेंद्र ने ऊंची आवाज में पूछा। खिड़की के पास वाली मेज पहले से आरक्षित है और वहां कोई ग्राहक खाना खा रहा है। वेटर ने जवाब दिया, कौन है वो? जाओ और कहो मेज छोड़ दे। वीरेंद्र गरजते हुए बोला। वेटर झटपट उस व्यक्ति के पास गया जो खाना खा रहा था और विनम्रता से बोला, ग्राहक जी, कृपया अपनी सीट बदल लीजिए। युवा नगर स्वामी यहां हैं और उन्हें यह मेज चाहिए, ऐसा नहीं होगा। उस आदमी ने सिर उठाया, वेटर की तरफ देखा और फिर से खाना खाने लगा। वेटर ने बेबसी से वीरेंद्र और उसके साथ खड़ी लड़की की तरफ देखा। वीरेंद्र गुस्से से तमतमाया और राघव की ओर बढ़ा। बेकार आदमी, तू इतनी सी बात नहीं संभाल सका। फिर उसने राघव की तरफ देखा और एक थैली फेंकी। ये पैसे और निकल ले। यहां से राने की देखा ही ना खाना खाता। राघव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और अपना खाना खाता रहा।
यह देख उस लड़की को काफी आश्चर्य हुआ। वह 2 हफ्ते पहले ही एक फॉर्मेशन मास्टर के साथ इस शहर में एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाने आई थी और तब से सिटी लॉर्ड के भवन में रह रही थी। जब से उसकी वीरेंद्र से मुलाकात हुई थी, वह उसके पीछे पीछे घूमता रहा था। लोग जहां भी उसे देखते झुककर अभिवादन करते, कोई डर के मारे, कोई खुशामद में और कोई सम्मान से। लेकिन यह युवक राघव ने सीधा वीरेंद्र को नजरअंदाज कर दिया। वो पहले से ही वीरेंद्र से बहुत चिढ़ी हुई थी और अब जब कोई उसकी बेइज्जती कर रहा था और उसे कोई अहमियत नहीं दे रहा था, तो उसके दिल में बेहद खुशी हुई और वो इस पल का मजा लेने लगी। वीरेंद्र का चेहरा काला पड़ गया। उसने जोर से हाथ मेज पर पटका। मेज से तेज आवाज आई और उस पर रखा सारा खाना जमीन पर गिर गया। धप एक तमाचे की आवाज आई और एक आदमी उड़कर दीवार से टकराया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए जब उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा। यह तो युवा सिटी लॉर्ड है। किसने हिम्मत की युवा सिटी लॉर्ड को मारने की? हाँ, वो वीरेंद्र ही था जिसे उड़ाकर मारा गया था, और जिसने उसे थप्पड़ मारा था वो था राघव। जिस पल उसका खाना जमीन पर गिरा, उसी पल उसने वीरेंद्र को जोरदार थप्पड़ मारा। वीरेंद्र ने उसकी तरफ उंगली उठाई और कहा, तूने मुझे थप्पड़ मारा, तुझे नहीं पता मैं कौन हूं। मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धप एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। अगर दोबारा तंग किया तो जान से मार दूंगा, राघव ने कहा। और जैसे ही वो वहां से जाने लगा, उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो वीरेंद्र के साथ आई थी। वो लड़की हरे रंग की ड्रेस पहने हुई थी। कमर पर एक तलवार लटकी थी। उसकी गोरी चिट्टी हथेली छाती पर रखी हुई थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो बेहद सुंदर लग रही थी। वो वही लड़की थी जिसे राघव ने ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट में देखा था जब वो स्टार सिटी की ओर जा रहा था। क्या हम पहले मिल चुके हैं? उस लड़की ने हैरानी से पूछा जब उसने राघव की प्रतिक्रिया देखी। हां, अरे नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। बस कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट में टाइंड बियर से लड़ते देखा था। राघव ने शर्माते हुए सिर खुजलाया। तुम वहां थे उस वक्त? लड़की को आश्चर्य हुआ। ही मुझे अब चलना चाहिए। राघव थोड़े शर्मिंदा हुए और जाने लगे। सुना तुमने? वो लड़की जो युवा सिटी लॉर्ड के साथ आई थी, वो टाइंड बियर से लड़ रही थी। टाइंड बियर एक 3rd रैंक मैजिकल बीस्ट है। उसकी ताकत ओरिजिन कोर रियल्म के एक्सपर्ट के बराबर होती है। तो क्या मतलब वो लड़की एक ओरिजिन कोर रियल्म की एक्सपर्ट है? हां, इतनी कम उम्र में। ओरिजिन कोर रियल्म वो किस ताकत से ताल्लुक रखती है? युवा सिटी लॉर्ड। सच में किस्मत वाला है, इतनी ताकतवर लड़की से जान पहचान है। किसे? उसकी लोग आपस में उस लड़की की बातें करने लगे। वो सच में ओरिजिन कोर रियल्म की एक्सपर्ट है। पिता सही कह रहे थे। मुझे ये लड़की हर हाल में चाहिए। ये मेरी ही होगी। वीरेंद्र ने सोचा। रुको। वीरेंद्र उठने ही वाला था कि उसने उस लड़की की आवाज सुनी। उसने सिर उठाया और देखा कि वो राघव को बुला रही थी। कुछ कहना है? राघव ने रुककर पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? राघव, मैं अनन्या हूं, हेवन स्वॉर्ड सेक्ट की इनर डिसाइपल, अनन्या ने कहा। हेवन स्वॉर्ड सेक्ट? क्या वो 5 महान संप्रदायों में से एक नहीं है? राघव ने चौंक कर कहा। हां, हमारा हेवन स्वॉर्ड सेक्ट 5 महान संप्रदायों में से एक है। नहीं। अनन्या मुस्कुराई। क्या खूबसूरत है। उसकी मुस्कान देखकर राघव मंत्रमुग्ध हो गया। हम सिम आम्फ। अनन्या ने नाक से हवा छोड़ी। जब उसने राघव की घूरती नजरें देखी, मिस अनन्या, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा। आप इतनी सुंदर हैं कि कोई भी आपकी खूबसूरती में खो सकता है, राघव ने शर्माते हुए कहा। ऐसे सीधे सपाट तारीफ सुनकर अनन्या थोड़ा असमंजस में पड़ गई। उसका चेहरा लाल हो गया। पहली बार किसी ने उसकी इतनी सुंदरता की तारीफ की थी। खैर छोड़ो, क्या तुम टेलीपोर्टेशन सर्कल का इस्तेमाल करके इंपीरियल सिटी जा रहे हो प्रतियोगिता में भाग लेने? हाँ, ओह, हम लोग एज्योर ड्रैगन माउंटेन रेंज में एक प्राचीन विशेषज्ञ के छोड़े गए खंडहर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कहते हैं वो विशेषज्ञ मार्शल एम्परर क्षेत्र के पीक पर था और 10,000 साल पहले एज्योर ड्रैगन कंट्री पर शासन करता था। आज की तारीख में मार्शल एम्परर क्षेत्र में भी सिर्फ कुछ ही लोग हैं, और वो भी 1st या 2nd स्टेज में ही हैं। इसलिए जब ये खंडहर खुलेगा तब बहुत खतरा होगा। क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो? अनन्या ने राघव को अपने दल में शामिल होने का निमंत्रण दिया। राघव कुछ देर सोच में पड़ गया।
यह सच में गंभीर बात थी। जब बड़े बड़े शक्तिशाली लोग इकट्ठा होंगे तब बहुत खतरा हो सकता है। धन्यवाद मिस अनन्या, लेकिन मैं इस बार अकेले ही जाऊंगा। आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। राघव ने फिर भी विनम्रता से मना कर दिया। तुझे पता ही नहीं, तेरे लिए अच्छा क्या है? मिस अनन्या ने भलाई में बुलाया और तू मना कर रहा है? वीरेंद्र ने व्यंग्य से कहा। राघव ने उसकी ओर देखा और फिर उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यह देख वीरेंद्र गुस्से से कांपने लगा। इन दोनों को देखकर अनन्या लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, अगर तुम अकेले जाना चाहते हो तो ठीक है, बस ध्यान रखना। रखूंगा, धन्यवाद, राघव ने कहा और मुड़कर रेस्तरां से निकल गया। शाम को राघव एज़ुअर ड्रैगन माउंटेन रेंज की ओर बढ़ रहा था। बहुत से लोग, पुरुष और महिलाएं, झुंड में उसी दिशा में जा रहे थे। कई लोग रास्ते में बात कर रहे थे कि कौन कौन सी बड़ी ताकतों ने अपने विशेषज्ञों को इस प्राचीन समाधि की खोज के लिए भेजा है। सुना है बहुत सी बड़ी ताकतें इस मार्शल एम्परर क्षेत्र विशेषज्ञ की समाधि की खोज में यहां आई हैं। हां, उनमें से ज्यादातर ओरिजिन कोर रेल्म के योद्धा हैं और सबसे कमजोर भी कम से कम क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं। बस अब और मत बोलो, जल्दी करो। समाधि की सुरक्षा को तोड़ने वाली शक्ति अब जल्द ही समाप्त होने वाली है। इस प्राचीन विशेषज्ञ की समाधि तक जाने वाले रास्ते में बहुत से खतरे थे। केवल उन सभी खतरों को पार करने के बाद ही कोई उस समाधि तक पहुंच सकता था। आखिरकार वो समाधि एज़ुअर ड्रैगन माउंटेन रेंज में थी। एज़ुअर ड्रैगन माउंटेन रेंज को बहुत रहस्यमयी और खतरनाक कहा जाता है। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तो तू सच में यहां है लड़के? राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काले कपड़े पहने आधेड़ उम्र का आदमी उसे घूर रहा था। क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र का 4थे स्तर का विशेषज्ञ राघव हैरान था। उसे तो यह तक एहसास नहीं हुआ कि यह आदमी कब उसके पीछे आ गया। लड़के, आज तू मरेगा अपने आप को कोस, जो हमारे युवा सिटी लॉर्ड को नाराज किया तो वीरेंद्र ने तुझे भेजा है मुझे मारने। राघव हल्के से मुस्कुराया और बोला, लेकिन मुझे डर है कि आज तुझे ही निराशा हाथ लगेगी। निराशा तू जैसी छोटी छींटी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, वो आदमी ठठाकर हंसा। देख, आज मैं तुझे टुकड़ों में काट दूंगा। अचानक उस आदमी के चारों ओर मारक ऊर्जा उमड़ने लगी और उसके शरीर से क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र के 4थे स्तर की ताकत का भयानक दबाव फैल गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राघव के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में लड़ाई की आग जलने लगी। उसने अपनी मध्य श्रेणी की तलवार निकाली और ऊंची आवाज में बोला, चलो देख लेते हैं कौन किसे मारता है। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, लड़के, लगता है तू पागल हो गया है। 2 स्तर नीचे होकर भी मुझसे लड़ना चाहता है? तू मरना चाहता है? तो मैं तेरी ये इच्छा पूरी कर देता हूं। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी मुट्ठी भींची और एक जोरदार पंच मारा। आसपास की हवा जलने लगी और गर्मी इतनी तेज थी कि जैसे हवा भूनने लगी हो। ये ले मेरा घूंसा, उसने राघव के सीने की तरफ एक भयानक पंच फेंका। जमीन तक कांप गई। राघव ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ तलवार को कसकर पकड़ा और जोर से वार किया। तलवार से उग्र ऊर्जा निकली और पंच से टकरा गई। धड़ाम दोनों शक्तियां टकराईं और काले कपड़े वाला आदमी 5-6 कदम पीछे हट गया। वह दंग रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि राघव उसकी शक्ति को इस तरह झेल लेगा। राघव ने समय गंवाए बिना फिर से तलवार से वार किया। अब की बार उस आदमी को ऐसा लगा जैसे वह हजारों तलवारों के बीच खड़ा हो। उसके शरीर पर भयंकर तलवार ऊर्जा टूट पड़ी और इससे पहले कि वह बचाव कर पाता, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। वह वहीं मारा गया। वीरेंद्र, अगर मैंने तुझे उस समाधि में देखा तो मैं तुझे मार डालूंगा। तू मेरी मौत चाहता है, फिर खुद मरने के लिए तैयार रह। ऐसा कहते हुए राघव समाधि की ओर तेजी से बढ़ गया। जब वह समाधि तक पहुंचा और सभी खतरों को पार कर चुका था तो देखा कि वहां पहले से ही लगभग 300 लोग मौजूद थे। समाधि पर अभी भी एक बाधा बनी हुई थी, इसलिए सभी को इंतजार करना पड़ा। चारों दिशाओं से आए लोगों ने थोड़ी देर इंतजार किया। आखिरकार 1 घंटे के बाद आकाश और धरती के बीच एक अस्थिर ऊर्जा लहराने लगी और फिर सबकी उत्सुक निगाहों के सामने समाधि की सुरक्षा अचानक एक धमाके के साथ टूट गई। वाकई टूट गई। हाँ, चलो जल्दी करो, पहले हमें ही अंदर जाना है। हाँ चलो जल्दी। लोगों की भीड़ समाधि के द्वार की ओर दौड़ी और एक एक कर अंदर घुस गई। अगर यह बाधा हजारों सालों में कमजोर न हुई होती तो किसी के लिए भी इसे जबरन तोड़ना नामुमकिन होता।
लोगों के दिलों में यह सबसे बड़ा अवसर था। अगर वे समाधि के स्वामी के खजाने पा लेते तो पूरी जिंदगी के लिए आराम से जी सकते थे। राघव और बाकी लोगों ने भी पीछे न रहकर समाधि के अंदर प्रवेश कर लिया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक विशाल हॉल है, इतना बड़ा कि हजारों लोग उसमें समा जाएं। लेकिन अफसोस, वहां कुछ पत्थर की मूर्तियों और जमीन पर धूल के अलावा कुछ नहीं था। हॉल बहुत भव्य लग रहा था। सभी लोग अंदर घुसते ही इधर उधर देखने लगे और फिर अलग अलग होकर खजाने की तलाश में लग गए। राघव धीरे धीरे मूर्तियों के पास से गुजरता हुआ उन्हें गौर से देखने लगा। उसे उन मूर्तियों से हल्की ऊर्जा का एहसास हुआ। ये मूर्तियां शायद साधारण नहीं थीं। उनसे जो ऊर्जा निकल रही थी वो इतनी हल्की थी कि ऑरिजिन कोर क्षेत्र के अनुभवी योद्धा भी उसे अपनी उत्तेजना में महसूस नहीं कर सके। राघव शुरू से ही बेहद सतर्क था जब से वह समाधि के अंदर आया था। इसीलिए वह इन मूर्तियों से निकल रही बेहद सूक्ष्म ऊर्जा की हलचल को महसूस कर सका। साथ ही वह यह मानने को तैयार नहीं था कि जो व्यक्ति कभी मार्शल एम्परर क्षेत्र के शिखर पर पहुंचा था और स्टार सिटी पर अपने बल से राज करता था, वो अपनी समाधि की सुरक्षा के लिए केवल बाहर कुछ मामूली बाधाएं ही छोड़कर गया होगा। बहुत संभावना थी कि समाधि की रक्षा के लिए और भी कई जटिल व्यवस्थाएं की गई हों और ये स्थान असाधारण खतरों से भरा हो। राघव रास्ते पर चलते चलते एक लोहे के छोटे दरवाजे के सामने पहुंचा। वहां पहले से ही एक लड़की मौजूद थी जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। वह लड़की हरे रंग की पोशाक में थी और किसी अप्सरा जैसी सुंदर दिख रही थी। वह अनन्या थी। जब उसने कदमों की आवाज सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। अरे, तुम फिर से मिल गए, अनन्या मुस्कुराई। राघव ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर पूछा, क्या दरवाजा बंद है? हाँ, यह दरवाजा बंद है। मैं काफी देर से इसे खोलने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन खुल ही नहीं रहा, अनन्या ने थोड़ी निराशा से कहा। राघव ने दरवाजे की ओर देखा। उस पर कई अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं और दरवाजे के केंद्र में एक अखरोट के आकार का छोटा सा छेद था। मुझे लगता है कि इसे खोलने के लिए एक चाबी चाहिए, राघव ने उस छेद को देखते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो पहले उस चाबी को खोजते हैं, अनन्या ने कहा और चाबी की तलाश शुरू कर दी। राघव ने भी सिर हिलाया और खोज में लग गया। 2 घंटे तक खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। निराश होकर वे फिर से उस लोहे के दरवाजे के पास आ गए। तभी राघव की नजर एक मूर्ति पर पड़ी जो दरवाजे के दाईं ओर दरबान की तरह खड़ी थी। मुझे लगता है मैंने चाबी ढूंढ ली, राघव हल्की चिंता के साथ मुस्कुराया। अनन्या जल्दी से उसके पास आई और पूछा, कहां है चाबी? राघव ने मूर्ति के बाएं कान की ओर इशारा किया। वहां एक छोटी लोहे की चाबी झुमके की तरह लटकी हुई थी। चाबी को देखते ही अनन्या ने हाथ बढ़ाया कि उसे निकाल ले, लेकिन तभी राघव ने उसे रोक दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे लग रहा है कि यह मूर्ति साधारण नहीं है। अगर तुम ध्यान से महसूस करो तो इसके अंदर से बेहद हल्की आत्मिक ऊर्जा की लहर महसूस हो सकती है। सही बात कहूं तो यहां मौजूद हर मूर्ति से एक जैसी बेहद सूक्ष्म ऊर्जा निकल रही है, राघव ने गंभीरता से कहा। यह सुनकर अनन्या ने ध्यान से महसूस करने की कोशिश की और वाकई उसे वह हल्की ऊर्जा महसूस हुई। अब क्या करें? मुझे लगता है जैसे ही हम चाबी निकालेंगे ये मूर्ति हम पर हमला कर देगी, अनन्या चिंतित होकर बोली। ऐसा करते हैं, तुम पहले छुप जाओ, मैं मूर्ति के कान से चाबी निकालूंगा। लेकिन कोई लेकिन नहीं, चिंता मत करो, मेरे पास भागने का तरीका है। जब मैं चाबी लेकर भागूंगा यह मूर्ति जरूर मेरा पीछा करेगी और दरवाजे से दूर चली जाएगी। उसी समय तुम सामने आना और मैं तुम्हें चाबी फेंक दूंगा। तुम जल्दी से दरवाजा खोलना, फिर हम दोनों अंदर चलेंगे, राघव ने योजना बताते हुए कहा। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। अगर तुम मूर्ति से नहीं बच सके तो अनन्या चिंतित हो गई। खुद उसे भी समझ नहीं आया कि वह एक ऐसे व्यक्ति के लिए इतनी चिंतित क्यों हो रही है जिसे वह ठीक से जानती भी नहीं। क्या कहीं तुम मेरे लिए चिंतित तो नहीं हो? राघव ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम कौन? तुम्हारे लिए चिंतित हैं? बदतमीज अनन्या का चेहरा अचानक लाल हो गया और वह शर्मा गई। हे, ठीक है, मजाक कर रहा था। अब काम पर लगते हैं, तुम पहले उस खंभे के पीछे छिप जाओ, मैं उसके बाद चाबी निकालूंगा, राघव ने गंभीरता से कहा। अनन्या ने सिर हिलाया और दरवाजे के बाईं ओर वाले खंभे के पीछे छिप गई।
जब राघव ने देखा कि अनन्या अच्छे से छिप गई है तो वह आगे बढ़ा, मूर्ति के कान की ओर हाथ बढ़ाया और तेजी से चाबी निकाल ली। जैसे ही उसने चाबी को निकाला, पूरे हॉल में एक तीव्र ऊर्जा लहराने लगी। वहां मौजूद सभी मूर्तियां अचानक उसकी ओर मुड़ गईं और दौड़ पड़ीं। सौभाग्य से समाधि में प्रवेश करने वाले बाकी लोग पहले ही इस बड़े हॉल से अंदर जा चुके थे। अगर वे यहीं होते तो यह एक बड़ा हादसा हो सकता था। ड्रैकोनिक विंग्स वह पहले से तैयार था। जैसे ही उसने चाबी निकाली, उसने हेवन डेवोरिंग डिवाइन ड्रैगन की शक्ति से उड़ने की क्षमता का उपयोग किया। उसकी पीठ से एक बेहद सुंदर जोड़ी काली पंखों की निकली, जिन पर सुनहरी आकृतियां उकेरी हुई थीं। ये हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन के पंख थे। पंख निकलते ही राघव ने तेजी से उन्हें फड़फड़ाया और अनन्या की दिशा से विपरीत दिशा में उड़ गया। राघव हवा में उड़ रहा था और मूर्तियां जमीन पर उसका पीछा कर रही थीं। वे कुछ नहीं कर पा रही थीं, क्योंकि वे उड़ नहीं सकती थीं। बस जमीन पर दौड़ते हुए उसका पीछा करती रहीं। वे मूर्तियां बेहद हिंसक और अजीब थीं। उन्हें हमला करना भी आता था। वे जमीन से उछलकर राघव पर वार करने लगीं। सौभाग्य से हॉल बहुत विशाल था और मूर्तियां उड़ नहीं सकती थीं। राघव को उनके वारों से बचने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई थी। इसके अलावा उनकी हमले करने की गति भी थोड़ी धीमी थी। एक बार हमला करने के बाद अगला वार करने में उन्हें थोड़ा समय लग रहा था। यही वजह थी कि राघव आसानी से उनके हमलों से बच सका। अगर राघव की जगह कोई और होता तो अब तक धूल में बदल चुका होता। यहां तक कि अगर कोई ओरिजिन कोर क्षेत्र का विशेषज्ञ भी होता तो वह इन पत्थर की मूर्तियों का सामना नहीं कर पाता। आखिरकार पहली बात तो यह थी कि इन मूर्तियों की शक्ति ओरिजिन कोर क्षेत्र की दूसरी या तीसरी स्टेज के योद्धा के बराबर थी। और दूसरी बात, इतनी सारी मूर्तियां एक साथ, अगर कोई 9वीं स्टेज का ओरिजिन कोर क्षेत्र योद्धा भी होता तो भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता। यहां सैकड़ों मूर्तियां थीं और मुख्य बात यह थी कि उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता था, चाहे उन पर कितना भी हमला क्यों ना किया जाए। इसीलिए केवल राघव ही था जो हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन के पंखों की मदद से सुरक्षित रूप से इन मूर्तियों से बच सका। क्या खूबसूरत पंख हैं। जब अनन्या ने राघव की पीठ पर उन पंखों को देखा तो वह खुद को उनकी सुंदरता की तारीफ करने से रोक नहीं सकी। यह जरूर कोई उड़ने की मार्शल आर्ट स्किल होगी, क्योंकि केवल मार्शल किंग क्षेत्र के विशेषज्ञ ही बिना किसी पंख के हवा में उड़ सकते हैं। जो मार्शल स्किल्स पंख उत्पन्न करती हैं, वही हवा में उड़ने की क्षमता देती है। लेकिन उड़ने वाली मार्शल स्किल्स बहुत दुर्लभ होती हैं। राघव को यह स्किल कैसे मिली? उन पंखों की गति और बनावट देखकर तो लगता है कि यह कम से कम हाई ग्रेड अर्थ रैंक की उड़ने वाली मार्शल स्किल है। हमारे हेवन स्वॉर्ड सेक्ट में भी केवल 2 उड़ने वाली मार्शल स्किल्स हैं और उनमें से सबसे उच्चतम ग्रेड वाली हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक की है। यह लड़का जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खास है। अनन्या ने जैसे खुद से बड़बड़ाते हुए ये बातें कहीं। फिर वह खंभे के पीछे से बाहर निकली और लोहे के दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। जब राघव ने देखा कि अनन्या दरवाजे तक पहुंच गई है तो उसने चाबी उसकी ओर फेंकी। अनन्या ने चाबी को पकड़कर लोहे के दरवाजे के छोटे से छेद में डाला। जैसे ही चाबी दरवाजे के अंदर गई, दरवाजे पर खुदी हुई सारी आकृतियां चमक उठीं और एक दरार जैसी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। लेकिन उसी क्षण सभी पत्थर की मूर्तियां अनन्या की ओर दौड़ पड़ीं ताकि चाबी वापस ले सकें। राघव पूरी गति से वापस लौटा और अनन्या का हाथ पकड़कर तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। जैसे ही वे दोनों अंदर गए, लोहे का दरवाजा बिजली की गति से बंद हो गया। सभी मूर्तियां बाहर ही रह गईं। दोनों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने सामने देखा और जैसे ही उन्होंने सामने का दृश्य देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तो स्पिरिट स्टोन्स, ये लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं और यहां हजारों की संख्या में हैं। इसके अलावा 10 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भी हैं। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कमरे के कोने में रखे स्पिरिट स्टोन्स का ढेर देखा और वहां 5 लो ग्रेड स्पिरिट वेपन्स, 2 मिडिल ग्रेड स्पिरिट वेपन्स और एक हाई ग्रेड स्पिरिट वेपन भी है। राघव ने दूसरे कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, मिस अनन्या, मैं यहां से वो 2 मिडिल ग्रेड स्पिरिट तलवारें और ये 10 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ले लूंगा। बाकी सब तुम्हारा कैसा रहेगा ये ठीक है, लेकिन तुम वो हाई ग्रेड स्पिरिट वेपन क्यों नहीं ले रहे? और ये हजारों,
लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भी। अनन्या को आश्चर्य हुआ कि राघव इतनी कम चीजें क्यों ले रहा है। राघव हंसते हुए बोला, मिस अनन्या, ऐसा नहीं है कि मैं हाई ग्रेड स्पिरिट वेपन नहीं लेना चाहता, लेकिन वो एक भाला है और मुझे तलवारें इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद है। ये 2 मिडिल ग्रेड स्पिरिट वेपन्स तलवारें हैं, तो मैं वही ले लूंगा। जहां तक बात हजारों लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की है, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। तुम उन्हें में ले सकती हो, मैं सिर्फ ये 10 मिडिल ग्रेड स्टोन्स लूंगा। भले ही वे 10 ही हो, लेकिन उनकी कीमत 100 लो ग्रेड स्टोन्स के बराबर है। यह सुनकर अनन्या ने सिर हिलाया। तो फिर मैं संकोच नहीं करूंगी, जो तुमने चुना उसे छोड़कर बाकी सब मैं ले लूंगी। अनन्या ने अपना हाथ घुमाया और बाकी सभी वस्तुएं अचानक गायब हो गईं। स्पेशियल रिंग। राघव चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अनन्या के पास एक स्पेशियल रिंग होगी। यह लड़की सच में साधारण नहीं है। हेवन सोर्ड सेक्ट में इसका दर्जा जरूर बहुत ऊंचा होगा। सारा सामान समेटने के बाद उन्होंने चारों ओर देखा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। मुझे लगता है उस दीवार में कुछ अजीब है, अनन्या ने अपनी बाईं ओर इशारा करते हुए कहा। राघव ने दीवार की ओर देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह दीवार सचमुच बाकी दीवारों से अलग लग रही थी। वह किसी दुर्लभ सामग्री से बनी हुई थी और ऐसा लगता था मानो वह कुछ छुपा रही हो। मुझे लगता है हमें इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, राघव ने कहा। अनन्या ने सिर हिलाया और दीवार पर एक जबरदस्त हमला किया। राघव दूर खड़ा रहा, क्योंकि वह सिर्फ क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र की दूसरी स्टेज पर था और अनन्या ओरिजिन कोर क्षेत्र की विशेषज्ञ थी। धड़ाम एक जोरदार आवाज हुई और एक आकृति हवा में उछलकर दूर जा गिरी। वह अनन्या थी। जब उसने दीवार पर हमला किया तो दीवार नहीं टूटी, बल्कि दीवार से एक प्रतिघात की शक्ति ने उसे दूर फेंक दिया। इस दीवार को कोई बैरियर सुरक्षित कर रहा है, अनन्या ने कहा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि इस दीवार को कोई बैरियर सुरक्षित कर रहा होगा। अब क्या करें? अनन्या ने अपने होंठ से खून पोंछते हुए राघव से पूछा। अगर यहां बैरियर है तो जरूर कोई ऐसी चीज होगी जो इस बैरियर को ऊर्जा दे रही है, राघव ने कहा और हर कोने में कुछ खोजने लगा। यह सुनकर अनन्या ने भी उस वस्तु को खोजने की कोशिश शुरू की जो इस बैरियर को हजारों वर्षों से ऊर्जा प्रदान कर रही थी और अब तक इसकी रक्षा कर रही है। दोनों ने काफी देर तक खोज की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अब हम क्या करें? अनन्या ने सामने खड़े उस युवक की ओर देखा। वह युवक जिसे उसने पहली बार देखा था, तभी से उसके हर कार्य ने उसे चौंकाया था। वो दृश्य अब भी उसकी आंखों में ताजा था, जब सभी पत्थर की मूर्तियां राघव के पीछे भाग रही थीं, क्योंकि उसने खुद को चारा बनाकर लोहे के दरवाजे को खोलने का अवसर दिया था। उसे यह नहीं पता था कैसे, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि राघव जरूर इस बैरियर को तोड़ने का कोई उपाय ढूंढ निकालेगा। वे दोनों इस बात को लेकर बहुत जिज्ञासु थे कि उस विचित्र दीवार के पीछे क्या है जिसे इतनी शक्तिशाली बैरियर से सुरक्षित किया गया है। राघव कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उस बैरियर की ओर देखा जो दीवार की रक्षा कर रही थी। मुझे लगता है मुझे वह चीज आजमानी चाहिए, देखते हैं क्या होता है, यह सोचकर राघव ने कहा। मुझे एक बार कोशिश करने दो। राघव बैरियर के पास गया और उसने अपने हाथ उस पर रख दिए। फिर उसने 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन टेक्निक की पहली परत को चलाना शुरू किया। यह क्या कर रहा है? अनन्या को समझ नहीं आया। जब उसने राघव को बैरियर पर हाथ रखते देखा, उसे पता नहीं था कि राघव क्या करने जा रहा है, लेकिन फिर भी वह ध्यान से उसे देखती रही। उसे भीतर से महसूस हो रहा था कि राघव फिर से कुछ ऐसा करेगा जो उसे चौंका देगा। निकल जाओ, राघव ने अपने मन में चिल्लाया। गर्जन एक ड्रैगन की दहाड़ उसके चेतना सागर में गूंजी और अचानक बैरियर की सारी ऊर्जा बाढ़ की तरह उसके शरीर में बहने लगी। आह! वह दर्द में कराह उठा। ऊर्जा बहुत अधिक थी और अगर यह ज्यादा देर तक ऐसे ही चलता रहा तो उसका शरीर फट सकता था। राघव, क्या हुआ? अनन्या घबरा गई। जब उसने राघव की दर्द भरी चीख सुनी, वह जल्दी से उसकी ओर दौड़ी। कुछ नहीं, तुम वहीं रुको, इधर मत आओ, राघव ने दर्द सहते हुए कठिनाई से कहा। वह इस समय 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन टेक्निक की पहली परत को चला रहा था और अपने शरीर में आ रही ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था। धड़ाम क्यूई कॉन्डेंसेशन क्षेत्र की तीसरी अवस्था कुछ समय बाद उसने फिर से प्रगति की और क्यूई कॉन्डेंसेशन क्षेत्र की
दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में पहुंच गया। इस स्थिति में प्रगति करते देख अनन्या चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? वह अभी थोड़ी देर पहले दर्द में कराह रहा था और अब प्रगति कर गया। राघव लगातार ऊर्जा को निगल रहा था और जब वह तीसरी अवस्था की सीमा तक पहुंच गया तो उसने बैरियर से अपना हाथ हटा लिया। बहुत अधिक ऊर्जा है। इतनी ऊर्जा निगलने के बाद भी अब भी बची हुई है। राघव ने मन में सोचा। राघव, तुम ठीक हो? अनन्या ने चिंता के साथ पूछा। जब उसने उसे बैरियर से हाथ हटाते देखा, अम्मा मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। राघव मुस्कुराया। न जाने क्यों जब उसने अनन्या की चिंता देखी तो उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। शुरू से ही उसने कभी किसी और का ऐसा स्नेह महसूस नहीं किया था। एक दिन स्टार सिटी के शिवराज उसे अपने साथ ले गए। वही पहला दिन था जब उसे दिल से अपनापन महसूस हुआ। उसने उन्हें पिता जैसा मान लिया था, लेकिन उनके निधन के बाद वह फिर अकेला हो गया। अब अनन्या की चिंता देखकर वह सच में खुश हुआ और उसे देखकर दिल से मुस्कुराया। जब अनन्या ने उसकी मुस्कुराहट देखी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा और वह शर्मा गई। उसके गोरे गालों पर हल्की सी लालिमा फैल गई। तो तुम्हारे साथ उस समय क्या हुआ था? तुम दर्द में थे और अचानक प्रगति कर गए। अनन्या ने जल्दी से अपना चेहरा घुमाया और दीवार की ओर देखते हुए सवाल किया, क्योंकि किसी कारण से वह अब सीधे राघव की आंखों में नहीं देख पा रही थी। कुछ खास नहीं, मैं बस एक गुप्त विधि से बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं अभी काफी कमजोर हूं और उस तकनीक को ठीक से नहीं चला पा रहा। जब मैंने जबरदस्ती उसे इस्तेमाल किया तो उल्टा असर हुआ और थोड़ा दर्द हुआ। राघव ने झूठ बोल दिया। वह यह नहीं कह सकता था कि वह किसी भी ऊर्जा वाली चीज को निगलने की क्षमता रखता है। वह बैरियर से ऊर्जा निगलना जारी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसकी प्रगति बहुत तेज हो रही थी। भले ही उसकी नींव मजबूत थी, लेकिन तेज गति से बढ़ने के भी नुकसान होते हैं। खैर, मुझे पता चल गया है कि वो चीज कहां है जो इस बैरियर को ऊर्जा दे रही है। राघव मुस्कुराया। जब वह बैरियर से ऊर्जा निगल रहा था तब उसने महसूस किया कि यह ऊर्जा कहां से आ रही है। वही उस बैरियर की ऊर्जा का स्रोत था। कहां अनन्या की आंखें चमक उठी जब उसने राघव को यह कहते सुना कि उसे ऊर्जा का स्रोत मिल गया है। यह जानना जरूरी था, क्योंकि यह वस्तु हजारों वर्षों से लगातार बैरियर को शक्ति दे रही थी। वह वस्तु निश्चित ही कोई अनमोल खजाना होगी। वह उसी दीवार के अंदर है। उसी के कारण वह दीवार इतनी अलग लग रही थी। राघव ने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, तो बात यह थी, तभी हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ नहीं मिला। अनन्या को अचानक सब समझ में आ गया। अब हमें सबसे पहले इस बैरियर को तोड़ना होगा, लेकिन कैसे? अनन्या फिर से समाधान ढूंढने में लग गई। मिस अनन्या, चिंता मत करो, मेरे पास इस बैरियर को तोड़ने का एक तरीका है, राघव ने कहा। उसने लगभग सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। अब उस वस्तु में केवल थोड़ी सी ऊर्जा बची थी जो बैरियर को शक्ति प्रदान कर रही थी। लगातार बैरियर को ऊर्जा प्रदान करते रहने के कारण वह ऊर्जा स्रोत अब अपनी कुल ऊर्जा का 5% से भी कम हिस्सा बचा पाया था। अब राघव ने उस 5% में से भी अधिकतर हिस्सा अवशोषित कर लिया और सीधे ही क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र की दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था की चरम सीमा तक पहुंच गया। इसका मतलब था कि अब वह ऊर्जा स्रोत अपनी मूल ऊर्जा का केवल थोड़ा सा हिस्सा ही बचा पाया था। वह केवल थोड़े समय तक ही बैरियर को शक्ति दे सकता था और फिर उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इस बैरियर को तोड़ने का तरीका क्या? अनन्या ने उससे थोड़ी उम्मीद के साथ पूछा। 2 तरीके हैं। पहला यह कि थोड़ा इंतजार करें। ऊर्जा स्रोत की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है और हजारों वर्षों के बाद अब इसमें 1% से भी कम ऊर्जा बची होगी। इसलिए आधे दिन या 1 दिन इंतजार कर लेना काफी होगा और बैरियर खुद ब खुद टूट जाएगा। और दूसरा तरीका है कि हम इस पर अपनी पूरी ताकत से हमला करें। इससे बैरियर ऊर्जा स्रोत से ज्यादा ऊर्जा खींचेगा और वो और तेजी से खत्म होगी। कुछ ही हमलों में बैरियर टूट जाएगा। हमें आधा दिन या पूरा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। राघव ने अनन्या को अपनी योजना समझाई। तुम्हें कैसे पता कि ऊर्जा स्रोत में केवल 1% से भी कम ऊर्जा बची है? अनन्या ने तुरंत उसके तर्क में कमी पकड़ ली। ये लड़की तो वाकई खतरनाक है, राघव ने मन में सोचा और बोलते समय और सावधान हो गया। मैंने जो देखा
उसके अनुसार ये बैरियर लगभग 10,000 वर्षों से यहां है और तब से लगातार अपने ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा खींच रहा है ताकि खुद को मजबूत बनाए रखे और अपनी गति बनाए रखे। साथ ही मेरे पास एक गुप्त तकनीक है जिससे मैं इसकी शक्ति की गणना कर सकता हूं। जब मैंने बैरियर को छुआ उसी समय मैंने इसका आकलन किया कि ऊर्जा स्रोत में कितनी ऊर्जा बची है। इसलिए मैंने कहा कि अब इसमें 1% से भी कम ऊर्जा बची है। हाँ, ये पूरी तरह सटीक न भी हो क्योंकि ये पहली बार है जब मैंने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। राघव ने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ हंसते हुए कहा। अनन्या ने मुंह फेरते हुए कहा, अगर तुम सच बताना नहीं चाहते तो मत बताओ, लेकिन बहाने तो मत बनाओ। अनन्या ने मुंह फुला लिया। उसे राघव की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मेरे पास न सिर्फ वायु तत्व की अनुकंपा है बल्कि मैं एक विशेष शक्ति के साथ जन्मी हूं। मैं किसी के दिल की हलचल को महसूस कर सकती हूं, चाहे वह डर हो, उत्तेजना हो या कुछ और, मैं उसे जान सकती हूं। अभी तुम साफ झूठ बोल रहे थे। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा था। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं होती, हर किसी के अपने राज होते हैं, अनन्या ने कहा और बैरियर की ओर मुंह मोड़ लिया। राघव इतनी शर्मिंदा हुआ कि उसे लगा जमीन में गड्ढा हो जाए और वह उसमें छिप जाए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अनन्या के पास इस तरह की विशेष शक्ति है। मिस अनन्या, माफ करना, ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, बल्कि मैं बता नहीं सकता, राघव ने शर्म से कहा। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा, हर किसी के अपने राज होते हैं, माफी मांगने की जरूरत नहीं, अनन्या मुस्कुराई। ठीक है, अब हमें एक साथ हमला करना चाहिए ताकि यह बैरियर जल्द से जल्द टूट जाए। दोनों ने सिर हिलाया और अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों से बैरियर पर हमला करना शुरू किया। हेवन स्वॉर्ड स्लैश, फर्स्ट स्लैश, माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट। राघव का हमला ऐसा था जैसे कुएं में कोई पत्थर फेंका जाए। उसका हमला बैरियर पर सबसे पहले पहुंचा, लेकिन उसने बैरियर पर केवल हल्की सी हलचल पैदा की। इसके विपरीत जब अनन्या ने हमला किया तो उसकी तलवार से भयावह तलवार की ऊर्जा निकली। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों तलवारें एक ही बिंदु पर वार कर रही हों। आसपास की हवाएं भी तलवारों जैसी तेज हो गईं और उसकी तलवार के साथ मिलकर बैरियर से टकराईं। राघव उसकी इस तकनीक को देखकर दंग रह गया। यह बहुत ही शक्तिशाली हमला था। उसने आज तक ऐसा हमला कभी नहीं देखा था। धड़ाम! जब उसका हमला बैरियर से टकराया तो बैरियर पर बहुत तेज हलचल हुई और अगले ही पल वहां एक दरार नजर आई। उसी समय बैरियर ने खुद को ठीक भी कर लिया। वहां एक दरार आ गई थी। अगर तुम दोबारा हमला करो तो मुझे लगता है बैरियर तुरंत टूट जाएगा, राघव बहुत उत्साहित होकर बोला। जब उसने उसकी ओर देखा तो देखा कि वह उसे कुछ अजीब निगाहों से देख रही थी। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? राघव ने आश्चर्य से पूछा। क्या वो सच में तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हमला था? अनन्या ने पूछा और अब भी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। राघव यह सुनकर सन्न रह गया। फिर वह कड़वाहट से हंसने लगा। माउंटेन कोलैप्सिंग फिस्ट इस समय उसका सबसे शक्तिशाली हमला था। यह एक लो ग्रेड कॉमन रैंक की मार्शल तकनीक थी। उसे यह तकनीक सिल्वर मून सेक्टर से मिली थी जब वह वहां नया नया शामिल हुआ था। जब राघव ने इस तकनीक से बैरियर पर हमला किया तो अनन्या चौंक गई थी। जब से वह उससे मिली थी वह उसे लेकर हमेशा हैरान होती रही थी। उसकी नजर में यह युवक रहस्यों से घिरा था। लेकिन अब जब उसने देखा कि उसका सबसे शक्तिशाली हमला केवल एक लो ग्रेड कॉमन रैंक की तकनीक है तो वह एक बार फिर चौंक गई। लेकिन इस बार का आश्चर्य कुछ अलग था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस रहस्यमय युवक का सबसे शक्तिशाली हमला इतना मामूली होगा। अनन्या हमेशा राघव को बहुत ऊंचा मानती थी। उसने सोचा था कि उसकी सबसे शक्तिशाली तकनीक कम से कम एक हाई ग्रेड कॉमन रैंक मार्शल स्किल तो जरूर होगी। राघव ने अपने अंगूठे से नाक को हल्का सा छुआ और धीरे से रगड़ा। फिर बोला, मिस अनन्या, बात यह है कि मैं सिल्वर मून सेक्ट से था जो कि एक 3rd ग्रेड सेक्ट है। जब मैंने सेक्ट में प्रवेश किया तभी मैंने ये तकनीक सीखी थी। मेरे गुरु जो सिल्वर मून सेक्ट के 5वें एल्डर अमरकांत थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं बॉडी टेम्परिंग रियल्म के 6ठे स्तर तक पहुंच जाऊंगा तब मुझे और शक्तिशाली मार्शल स्किल्स सिखाई जाएंगी। लेकिन जब मैं 6ठे स्तर तक पहुंचा तब तक मेरे गुरु का निधन हो चुका था और मुझे दवाइयां बनाने वाले लड़के का काम सौंप दिया गया।
मेरे गुरु के मरने के बाद से मुझे सेक्ट के सीनियर्स ने हमेशा तंग किया, यहां तक कि सेक्ट के एल्डर्स भी मुझे नीचा समझते थे। मुझे मार्शल स्किल्स के भंडार में जाने की अनुमति नहीं थी। अब तो मुझे सेक्ट से निकाल ही दिया गया है, इसीलिए मुझे कभी भी कोई उच्च रैंक की तकनीक सीखने का अवसर नहीं मिला। इसीलिए इस समय मेरी सबसे शक्तिशाली मार्शल स्किल केवल लो ग्रेड कॉमन रैंक की है। यह सुनकर अनन्या चौंक गई। उसने कहा, ओह, तो तुम सिल्वर मून सेक्ट से थे? उन्होंने तुम्हें जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निकाल दिया। वो जरूर भविष्य में पछताएंगे। अगर वो नहीं भी पछताएं तो मैं उन्हें पछताने पर मजबूर करूंगा। राघव ने दोनों हाथों को कसकर भींचा। उसे सिल्वर मून सेक्ट में सहनी पड़ी। सारी अपमानजनक घटनाएं याद आ गईं। उसका चेहरा देख अनन्या ने तुरंत विषय बदल दिया और बोली, चलो अब बैरियर तोड़ते हैं। तुम थोड़ा आराम करो, मैं हमला करती हूं। वैसे भी तुम्हारे हमले से ज्यादा कुछ असर नहीं होगा। राघव ने सिर हिलाया और बैरियर से दूर जाकर खड़ा हो गया। अनन्या ने एक बार फिर से बैरियर पर हमला किया। हेवन स्वॉर्ड स्लैश फर्स्ट स्लैश। एक बार फिर उसकी तलवार से भयानक तलवार की सोड क्यों ही निकली, जैसे सैकड़ों तलवारें एक ही बिंदु पर वार कर रही हों। बैरियर पर फिर से एक दरार आई। इस बार का हमला पहले वाले से भी ज्यादा भयानक था। यह हेवन स्वॉर्ड स्लैश का सेकंड स्लैश था। मार्शल स्किल्स को 4 रैंकों में बांटा गया है। येलो प्रोफाउंड अर्थ और हेवन, और हर रैंक 3 ग्रेड्स में बटा होता है। लो मिड और हाई हेवन स्वॉर्ड स्लैश एक हाई ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल स्किल थी। इसमें कुल 3 स्लैश होते हैं और हर एक पिछले से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब अनन्या ने सेकंड स्लैश किया तो उसके चारों ओर डरावनी तलवार की प्रकट हुई। उसके वायु तत्व ने भी उसकी तलवार की को समर्थन दिया, जिससे उसका हमला किसी पर्वत के भीतर से निकले लावा जैसा प्रतीत हो रहा था। फिर उसका हमला बैरियर से टकराया और जोरदार धमाका हुआ धड़ाम बैरियर टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। उसकी तलवार का हमला देख राघव की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। उसने कभी ऐसा हमला नहीं देखा था। लेकिन अनन्या की हालत ठीक नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी सारी स्प्रिट एनर्जी उस हमले में खर्च हो गई थी। ऑनरिजन कोर रियल्म की चरम अवस्था पर होते हुए भी वह सामान्यतः हेवन स्वॉर्ड स्लैश का केवल पहला स्लैश ही चला सकती थी, लेकिन बैरियर तोड़ने के लिए उसने जबरन दूसरा स्लैश किया। इसने उसके शरीर पर भारी असर डाला। उसके दोनों हाथों से खून बह रहा था। अनन्या ने एक बोतल से एक गोली निकाली और निगल ली। खून बहना तुरंत रुक गया और उसके घाव भी भरने लगे। रैंक 3 हीलिंग पिल जेड स्प्रिट पिल। राघव ने तुरंत पहचान लिया कि वो कौन सी गोली थी। प्राचीन पिल गॉड की यादों से जुड़ जाने के कारण उसे दवाइयों की बहुत गहरी समझ थी। तुमने गोली पहचान ली? अनन्या को यह जानकर हैरानी हुई कि राघव ने उस गोली को पहचान लिया था। उसके अनुसार सिल्वर मून सेक्ट जैसे 3rd ग्रेड सेक्ट से आया कोई व्यक्ति यह नहीं जान सकता था। हां, राघव ने सिर हिलाया और पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हारी चोटें कैसी हैं? मैं ठीक हूं। अनन्या ने सिर हिलाया। अब वह राघव को लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो गई थी। यहां तक कि वीरेंद्र और उसका पिता, जो एक बड़े शहर से थे और शाही परिवार से जुड़े हुए थे, वो भी इस गोली को नहीं पहचान पाए थे। लेकिन राघव ने पहचान लिया। दवाइयां और एल्केमिस्ट्स को 9 रैंकों में बांटा गया। रैंक 1 से रैंक 9 तक। रैंक 1 की दवा क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र वालों के लिए होती है। रैंक 2 ओरिजिन कोर क्षेत्र के लिए, और इसी तरह आगे एज्योर ड्रैगन कंट्री में रैंक 3 की दवा बहुत दुर्लभ होती है और रैंक 3 एल्केमिस्ट्स बहुत सम्मानित माने जाते हैं। हेवन सोर्ड सेक्ट जैसे महान सेक्ट भी उन्हें अपने पास बनाए रखने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। इसीलिए जब अनन्या ने देखा कि राघव ने इतनी दुर्लभ दवा को पहचान लिया तो वह एक बार फिर हैरान रह गई। अब उसे राघव किसी रहस्य में लिपटे हुए व्यक्ति की तरह लगने लगा था जिसे वह भेद नहीं पा रही थी। अब हमें इस अजीब दीवार को तोड़ना होगा ताकि देख सकें कि इसके पीछे ऐसा क्या है जो इतनी सुरक्षा की जरूरत थी। राघव ने दीवार की ओर देखा। तुम पहले थोड़ा आराम करो। तुम्हारी चोटें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। अगर तुमने फिर से हमला किया तो यह तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अब इस अजीब दीवार पर हमला करता हूं, राघव ने अनन्या से कहा और एक मुक्का बनाया। उसके मुक्के से लाल प्रकाश निकल रहा था। फिर उसने पूरी ताकत से दीवार पर हमला किया।
पर्वत विध्वंसक मुक्का धड़ाम। राघव लगातार अपनी निम्न श्रेणी की कॉमन रैंक मार्शल स्किल पर्वत विध्वंसक मुक्का से उस अजीब दीवार पर हमला करता रहा। वह दीवार किसी अज्ञात धातु से बनी थी और उसकी तकनीक उस पर ज्यादा असर नहीं कर रही थी। लगभग आधे घंटे तक निरंतर कोशिशों के बाद वह अजीब दीवार आखिरकार टूट गई। खांस खांस धूल पूरे कमरे में फैल गई। दोनों खांसने लगे। धूल के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब धूल बैठी तब जाकर धीरे धीरे दृश्य स्पष्ट होने लगा। दोनों ने टूटे हुए मलबे में ऊर्जा के स्रोत को ढूंढना शुरू किया। अनन्या की नजर एक छोटे से धातु के गेंदनुमा वस्तु पर पड़ी जो एक आधे टूटे ईंट में फंसी हुई थी। वह धातु की गेंद सुनहरी चमक के साथ चमक रही थी। राघव, ये देखो, ये गेंद क्या यही ऊर्जा का स्रोत है? अनन्या ने वह सुनहरी गेंद राघव को दिखाते हुए कहा। राघव ने उसे ध्यान से देखा। वह उसमें से हल्की सी स्प्लिट एनर्जी का एहसास कर सकता था। अम्मा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस दीवार के मलबे में इसके अलावा कुछ नहीं है। राघव ने चारों ओर नजर डालते हुए कहा। यह गेंद अजीब है। इसमें अब कोई ऊर्जा शेष नहीं है, लेकिन फिर भी समय समय पर इसमें से ऊर्जा बाहर निकल रही है। राघव ने गेंद अनन्या को लौटा दी और एक दिशा में देखने लगा जहां पहले दीवार थी। अब वहां एक गुफा नजर आ रही थी। क्या वो दीवार इस गुफा की रक्षा कर रही थी? इसके अंदर क्या है? चलो चलकर देखते हैं। अनन्या ने गुफा की ओर देखा और कहा, चलो। राघव और अनन्या ने कदम आगे बढ़ाए और गुफा में प्रवेश किया। गुफा पूरी तरह अंधकार से भरी हुई थी। अंदर एक भी रोशनी की किरण नहीं थी। केवल एक सीधी राह थी जो गुफा के गहराई की ओर जा रही थी। दोनों अंधेरे में आगे बढ़ते रहे। समय समय पर वे चमगादड़ों के झुंड से टकराते उस गुफा में जहां केवल अंधेरा था, और समय समय पर पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज आती। फिर एक झुंड दोनों की ओर उड़कर आता। इससे डर का माहौल बन गया। अनन्या ने डर के मारे राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह पहली बार था जब अनन्या को ऐसा अनुभव हुआ जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। यह उसे बहुत डरा रहा था। राघव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उस गहरे अंधकार में वह कुछ नहीं देख पा रहा था, यहां तक कि अपना हाथ भी नहीं। वह बस महसूस कर पा रहा था कि एक नरम हाथ उसका हाथ कसकर पकड़े हुए है। हल्का सा कांप गया। वह नहीं जानता था कि यह क्या भावना है, लेकिन वह चाहता था कि यह पल कभी ना खत्म हो। फिर उसने अपने सिर को झटका और उस भावना को दिमाग से हटा दिया। वे एक अज्ञात गुफा में थे और किसी भी समय खतरा सामने आ सकता था, इसलिए सतर्क रहना जरूरी था। करीब 500 मीटर चलने के बाद उन्हें सामने एक रोशनी की किरण दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास जाते, वह रोशनी और स्पष्ट होती गई। जब वे उस रोशनी के स्रोत के पास पहुंचे तो जो दृश्य देखा उससे वे चौंक गए। सामने एक छोटी सी झील थी। झील के पीछे एक विशाल वृक्ष था जिसमें बहुत सारे फल लगे थे। उन्होंने गिनती की, कुल 20 फल थे। कुछ दूरी पर एक छोटा सा बांस से बना झोंपड़ा था। वे पहले झील के पास पहुंचे। झील साधारण लग रही थी, लेकिन उसके केंद्र में एक तलवार थी। उसका अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ था। केवल हिल्ट मुट्ठी दिखाई दे रही थी। मिस अनन्या, वो तलवार? मैं उसे लेना चाहता हूं। देखो, मेरे पास कोई अच्छी हथियार नहीं है। राघव ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। कोई बात नहीं, मेरे पास पहले से एक बहुत अच्छी तलवार है। मुझे और कोई तलवार नहीं चाहिए, तुम ले लो, अनन्या ने कहा, क्योंकि वह जानती थी कि राघव के पास केवल एक मिड टियर कॉमन रैंक हथियार ही है। राघव झील में कूदा और तलवार की ओर तैरते हुए बढ़ा। जब वह केंद्र तक पहुंचा, उसने हाथ बढ़ाया और तलवार की मूठ को पकड़ लिया। आह! अचानक राघव दर्द से चीख पड़ा। जैसे ही उसने तलवार को पकड़ा, एक जबरदस्त तलवार की ऊर्जा सोड क्यूई उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसके शरीर की सारी नसें अंदर से फटने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे सैकड़ों तलवारें उसके शरीर को भीतर से काट रही हों। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें।
क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।